जय हिंद, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत कर रहा हूं और इसमें से देखिए अभी मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। क्या होता है कि जब आप जैसे एसएससी के जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो आपको नंबर सिस्टम कम से कम हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आप 1000-1200 क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते हैं, उसके लिए काफी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत आसान सा तरीका ये निकाला है कि जो आपके 1000-1200 नंबर सिस्टम के अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को एनालिसिस करने के बाद जो आपके टॉप 100 150 200 क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैंने सब एक साथ पीडीएफ में बना लिया है। जितने भी डिफरेंट टाइप के सवाल हैं सारे टाइपों को अलग कर लिया है। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। तो यदि आप ये 150-200 जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के जो मैं एसएससी के लगवा रहा हूं, यदि आप इनको लगा लेंगे तो आपका एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, सीजीएल ये सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद यदि आपकी थोड़ा सा मन की संतुष्टि के लिए किसी भी का प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम क्वेश्चन लगाइएगा और उठाइएगा और लगाइएगा, प्रत्येक एक एक क्वेश्चन आपका लग जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ। तो आप एक बार नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके जितने भी एसएससी एग्जाम करवाता है सारे एग्जाम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं आपको डेली 20-20 25-25 मिनट की 5-5 6-6 7-7 क्वेश्चनों की डेली एक वीडियो बना के देता रहूंगा। इस इन्हीं वीडियो की मैं एक एक क्वेश्चन की 60 ट्रिक भी बना के चैनल पर डालता जाऊंगा, तो आप दोनों चीज देखते रहिएगा। डिटेल सोल्यूशन भी आपको पता चलता रहेगा और 60 वीडियो भी आपको ट्रिक भी पता चलती रहेंगी। बिल्कुल कंप्लीट चीजें कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और डेली मैं आपको 10-15 क्वेश्चन कराता रहूंगा, जिससे कि एक हफ्ते में नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ऐसे करके मैं प्रत्येक चैप्टर के कराने वाला हूँ। ओके, कोई दिक्कत? चलिए। हाँ, और यदि कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299452929, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ लिंक के लिए तैयारी प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं आपके लिए एक बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ रात में 11 बजे, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा। सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में क्या होगा, आप लोग मुझे फोन करेंगे और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझूंगा और उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है मैं लाइव बैच में ही आपको बताऊंगा। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जो जो आपके डाउट आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव बैच में ही कराने वाला हूं। उसके लिए डेली हम लोग रात में आधे घंटे क्लास रखेंगे। चलिए, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा 3 अंकी संख्याओं का योग एबीसी, सीएबी और बीसीए विभाज्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ भाई, अगर आपको 3 अंकों की संख्या लिखना हो तो उसको लिखते कैसे हैं? जैसे मैं कहूं कि आप बताइए 43 को आप कैसे लिखेंगे, तो क्या आप ये बता सकते हो कि क्या बताओ 43 को 40 प्लस 3 नहीं लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो और 40 को क्या मैं 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ और ये प्लस 3। यानी कि यदि कोई भी संख्या 2 अंकों की है तो संख्या हमेशा किस टाइप की होगी? 10 ए प्लस बी टाइप की। किस टाइप की होगी? 10 ए प्लस बी टाइप की। यानी कि पहली संख्या को तो आपको एज इट इज लिख देना होता है, दूसरी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करा के लिख देना होता है। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 3 अंक की होगी ना, ए बी सी, तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा? पहली संख्या सेम, दूसरी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई, तीसरी संख्या में 100 का मल्टीप्लाई। बस इतना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आप ये बात पहले से समझते होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो मैंने आपको समझा दिया। अब बताइए पहली संख्या क्या है? एबीसी। पहली संख्या है एबीसी, तो बताइए क्या एबीसी को ये लिखेंगे? पहली संख्या को सेम प्लस दूसरी संख्या बी है तो ये 10 बी बनेगा, तीसरी संख्या ए है तो ये क्या बनेगा? 100 ए बनेगा। इसी प्रकार सीएबी को लिखिए, क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर जी पहली संख्या को तो सेम लिख दीजिए, दूसरी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए, तीसरी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। लास्ट वाली संख्या क्या है? बीसीए। तो पहली संख्या को सेम लिख दिया, दूसरी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करा के, तीसरी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करा के, ये तो आपने लिख दिया। अब कह रहा है मेरे भाई इनका योग, तो इनका पहले योग देख लेते हैं।
तो ये 10A है, ये सॉरी ये 100A है, ये 10A है, ये A है, तो ये कुल कितना बन जाएगा 111A बन जाएगा। इसी प्रकार 100B 10B और B, ये भी आपका 111B बन जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका बन जाएगा 111C। अब यहाँ सबसे आप 111 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा 111A प्लस B प्लस C। अब 111 को आप बताइए, क्या 111 को आप ये लिख सकते हैं 3 इंटू 37, 3 इंटू 37 लिखा जा सकता है 111 को, क्योंकि 37 111 क्या होता है 3 इंटू 137। अब बताइए यदि ये 3 इंटू 37 इंटू A प्लस B है, तो बताओ ये पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, और A प्लस B प्लस C से भी डिवाइड होगा। अरे मेरे भाई ये बताओ, जैसे 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकते हो, तो यानी कि 15 को यदि 3 इंटू 5 लिख सकते हो, तो 15 जो है 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ये 100% बात फिक्स है। तो जहां पर आपको कोई डाउट आया करे, ऐसे ही एग्जाम्पल से चीजों को समझने की कोशिश किया करें। तो बताओ ये नंबर 3A प्लस 20 से तो डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, क्या ये 31 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा। तो आपका सीधा सीधा सी पार्ट आंसर आ जाना था। तो इस क्वेश्चन का लगाने का डिटेल तरीका ये था। आगे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़िए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। देखिए इसमें लिखा है ना बिना पेन के, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको बिना पेन के ही सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पेन का यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज इन सारे क्वेश्चनों में जिनमें लिखा होगा बिना पेन के, उसको आपको बिना पेन के ही सॉल्व करना है। जिसमें लिखा होगा 1 से 2 स्टेप, उनको आपको 1 से 2 स्टेप में ही सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए पढ़िए फिर। 6 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या का नाम क्या है 537 XY और 5। हमें क्या बताना है कि ये 125 से विभाज्य है। ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्या है ये हमें बताना है। तो मेरे भाई एक बार बताओ, यदि कोई संख्या 125 से विभाज्य है तो उसकी अंतिम अंक किससे 125 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में सिखा रखा है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका अंतिम अंक 5 से विभाज्य होना चाहिए। यदि कोई संख्या 25 से विभाज्य है तो उसके अंतिम के 2 डिजिट 25 से विभाज्य होना चाहिए। 125 है तो अंतिम के 3 डिजिट, ये आपको मैंने सिखा रखा है। तो बताइए यदि कोई संख्या 125 से विभाज्य होगी तो उसके अंतिम के 3 अंक 125 से विभाज्य होंगे। और 125 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? जो 125 का मल्टीपल हो। 125 का मल्टीपल का मतलब हुआ 125 की टेबल, यानी कि 125 का पहाड़ा आपको लिखना था। तो 125 का पहाड़ा लिखो भाई। तो ये आएगा पहला 125 से कम 125, फिर 125 दुनाई 250, 125 तिया 375, 375 के बाद ये आएगा 500, फिर ये आएगा 625, और ये आएगा 750, और इसके बाद ये आएगा 875, और ये आएगा 900, और इसके आगे जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 1025, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो मतलब ये तो हमें लेना नहीं होगा, यानी कि हम लोग कहाँ तक लेना था, सिर्फ 3 अंकों की संख्याओं तक। तो ये हम लोग 3 अंकों की संख्याओं तक पहुंच चुके हैं। अब बताइए, जैसे हम 3 अंकों की संख्याओं तक पहुंच गए, लेकिन भाई एक संख्या तो दी गई कि लास्ट में तो 5 ही आना चाहिए, लास्ट में तो 5 ही आना चाहिए। तो बताओ भाई लास्ट में 5 कौन कौन सी संख्याओं में आ रहा है? तो सर एक में तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है। यानी कि 125 से विभाज्य होने वाली 6 अंकों की संख्या कौन कौन सी बनेंगी? 537 125, 537 375, 537 625, 537 875। तो ये 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 125 से विभाज्य होंगी। तो आपका डायरेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाना था। तो आपको देखिए इसमें बिना पेन के आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते थे यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। 125 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है, लेकिन आपको वो वाले 125 का टेबल लेना है जिसमें से अंतिम में 5 आ रहा हो। तो बताओ पहली बार में आएगा, इसके बाद फिर दूसरी बार में तो 0 आ जाएगा, तो पहली बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, इसके बाद 5वीं बार में आएगा, इसके बाद 7वीं बार में आएगा, इसके बाद 9वीं बार में आएगा। लेकिन 9वीं बार में क्या होगा, वो आप
1000 मतलब 2-3 अंकों की संख्याओं से आगे निकल जाएंगे। तो सीधा सीधा ए पार्ट आपका आंसर आना था। थोड़ा दिमाग से चलेंगे, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चनों को बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने इसका एक ट्रिक भी बता रखा है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको चाहे देख लीजिएगा। डिटेल मेथड में आपको अभी समझा देता हूं और इसके साथ में ट्रिक भी समझा देता हूं। चलिए दोनों चीज समझा देता हूं। कह रहा है जब एक संख्या m को, एक संख्या है वो क्या है, m है, ये संख्या आपकी है m, तो m को जब 7 से विभाज्य किया जाता है, 7 से डिवाइड किया जाता है, तो आपका शेष फल कितना आता है, 6 आता है। शेष फल 6 आता है। तो जब शेष फल 6 आता है तो कुछ ना कुछ तो भागफल भी आएगा मेरे भाई, लेकिन वो भागफल हमें पता नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, क्यों मान लिया, हमने भागफल क्या मान लिया, क्यों। अब बताओ भाई, यदि आप m संख्या पता करना है, ये यदि m संख्या पता करना है, तो क्या आपको शेषफल प्रमेय में ये सिखाया था कि भाजक इंटू भाज्य, भाजक इंटू भाज्य, यानी कि भाजक इंटू भागफल, यानी कि 7 इंटू क्यू और प्लस शेषफल। तो क्या ये m का मान 7 क्यू प्लस 6 हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा बस यही तो हमें पता करना था। तो अब बताओ, अब हमें ये संख्या पता चल गई, अब हमें ये संख्या पता चल गई। यदि ये हमें संख्या पता चल गई तो अब कह रहा है यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमें बताना है। यानी कि m के वर्ग, यानी कि इसके वर्ग को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें बताना था। तो भाई इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा, 7q का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 27q इंटू a और प्लस b स्क्वायर यानी कि 6b का स्क्वायर। अब इसको आपको 7 से डिवाइड करना था, तो भाई इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरे के डिवाइड में 7 आएगा, लेकिन अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस 7 को आप सबके बटे में अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए ये भी 7, यहाँ भी 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बताइए ये ऑलरेडी 7 का मल्टीपल है, तो इसका तो शेषफल 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 7 से तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो इसका भी शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका भी शेषफल 0, इसका भी शेषफल 0। तो क्या बताइए जो शेषफल आएगा वो इसी की वजह से आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और जब 36 का भाग 7 से देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेषफल आएगा। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाना था। तो इसी चीज को मैं हमेशा ये कहता हूं कि यदि जब एक संख्या हो, उसी संख्या के चाहे वर्ग बोले चाहे क्यूब बोले कुछ भी बोले, और सेम संख्या से ही डिवाइड करना हो, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करना हो और यहाँ पर भी 7 से ही डिवाइड वाला पूछ रहा हो, तो ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट जो पहली बार में शेषफल आता है उसका यदि स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब बोल रहा है तो क्यूब कर दीजिए, अब बस उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए यानी कि 7। तो ये आपकी ट्रिक। तो आप इस क्वेश्चनों को ऐसे 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ आपको ये करना था, वर्ग बोला है तो 6 का स्क्वायर बटे 7, यही आपका आंसर आ जाना था। इतना आसान सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने लिखा है कि इस क्वेश्चन को आप बिना पेन के कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको पूरा डिटेल मेथड जानना जरूरी है। एक बार जब आप मेथड जान लेंगे उसके बाद फिर आप सारे क्वेश्चनों को बिना पेन के कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 6 और 7 से 5, 6 और 7 से विभाज्य हो। तो पहले ये बताओ भाई, मुझे आप ऐसी संख्या बता दो जो सिर्फ 5, 6 और 7 तीनों नंबरों से विभाज्य होने वाली, मुझे पहले संख्या बता दो। क्यों? क्योंकि हमें 5, 6, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए। तो ऐसी संख्या वही तो होगी जो 5 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो और 7 से विभाज्य हो। तो बताओ यदि कोई संख्या इन तीनों नंबरों से विभाज्य होगी, क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या तो वही होती है जो इन तीनों का एलसीएम होगा? एलसीएम ही तो इन तीनों का इन तीनों से विभाज्य होगा। तो भैया इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर जी इन तीनों का एलसीएम तो आएगा 210। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया,
यदि इन तीनों का एलसीएम आ गया 210, तो आप सिर्फ आप 210 की टेबल पढ़ दीजिए। तो 210 की टेबल पढ़ने से अच्छा है 21 की टेबल पढ़िए। तो 21 दुनाई कितना होता है 42, एक जीरो लगा दीजिए। 21 तिया कितना होता है 63, एक जीरो लगा दीजिए। 21 चौको कितना होता है 84, यानी कि एक जीरो लगा दीजिए। अब बताइए आपको तो 400 और 700 के बीच चाहिए, तो ये तो भैया 700 से ज्यादा हो गया, तो मतलब ये तो आपको लेने नहीं था। ये तो आपका 400 से कम है, तो मतलब इसको भी आपको नहीं लेना था। तो कुल कितनी संख्याएं बची 420 और 630, यानी कि सीधा सीधा आपका ए पार्ट आंसर आ जाना था। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से कर लेना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है इसका योग बताना है। इस प्रकार के जब योग बताना होता है ना, तो आपको जब आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या पता हो, तो योग का डायरेक्ट फार्मूला होता है, सम का डायरेक्ट फार्मूला होता है n/2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब पहली संख्या पता है, आपको अंतिम संख्या पता है। अब आपको यदि n का मान पता चल जाए, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला हो गया। ठीक, अब देखिए संख्याएं किस प्रकार से लिखी हैं। सब देखिए, सब सम संख्या लिखी है, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी सम संख्या लिखी है। तो बताओ यदि 6 से लेकर के 40 तक में आपको सम संख्याएं पता करना है, तब तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन यदि मैं पूछूं 2 से लेकर के 40 तक में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर जी 2 से पूछ रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा हाँ 2 से पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे सर जी 20 सम संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पूछूं 2 से लेकर के 10 तक में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर जी 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन मैं कहूं ऐसे गिन के मत बताओ, ऐसे डायरेक्ट बताओ, तो आप कहेंगे सर जी जो लास्ट वाली संख्या है इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, बस हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अंतिम में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो लास्ट वाली संख्या को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5 आ गया, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक में कुल 5 संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से यदि 2 से लेकर के 40 तक में आपको पता करना है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 2 से लेकर के 40 तक में तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, 2 से लेकर के 40 तक में, तो आप लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कुल कितनी संख्या होंगी 20 संख्याएं होंगी। लेकिन ये 2 से 40 तक में है 20 संख्याएं, लेकिन इसने कहां से लिखा है 6 से लिखना स्टार्ट किया है, यानी कि इसने 2 और 4 को तो लिखा ही नहीं है। तो 6 से लेकर के 40 तक में कितनी होंगी, 2 कम कर दीजिए, यानी कि 20 में 2 कम करेंगे तो 18 हो जाएंगी, यानी कि 6 से लेकर के 40 तक में कुल 18 संख्याएं होंगी। तो बस यहां पर आपको लिख देना था 18/2, ए का मान 6 और इसका मान 40, तो ये कितना आएगा, इसको काट देंगे तो ये 9 आएगा, इंटू 46 आएगा, मल्टीप्लाई 9 छक्का 54, 9 चौको 36 और 5 41, यानी 414 का डी पार्ट आंसर आ जाना था। बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में बिना पेन के बता सकते थे, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलिए, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो मेरे भाई आपको बताना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना होता है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना भी होता है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, जो सिर्फ या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी कि आपको 30 के सबसे पहले गुणनखंड करना होगा, और 30 के गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहां पर आपका पावर लगी है 5। 24 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3, और ये की पावर 5, ये आपको लिखना पता होगा। अब देखिए भाई, तो ये कितना होगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, हमने पावर अलग अलग कर दिया, ये 2, और ये जो पावर होती है आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा 2 की पावर, और ये 3 की पावर 5। आप सबको एक साथ लिख लीजिए, तो ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 15 है। गुणा में घातें क्या होती हैं, सेम सेम की जुड़ जाती हैं, ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 3 की पावर 10, और ये 5 की पावर 5। तो इसको आपने पूरा ऐसे लिख लिया।
अब जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना होता है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना होता है, तो आपको क्या करना होता है, इन सभी की पावर को जोड़ देना होता है। तो 20, 10, 30 और 5, 35 है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी 35 है। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको इनको ऐसे लगाना होता है। यदि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन 10-10, 15-15 सेकंड में कर पाएंगे। इसीलिए मैं जो क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पर कि बिना पेन के, उसको आपको बिना पेन के ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम आते आते ये क्वेश्चन आपका बिना पेन के सॉल्व होने लगे। ठीक, जिस क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1 से 2 स्टेप में सॉल्व करना है, उसको 1 से 2 स्टेप में ही सॉल्व करना है। और जिसमें लिखा होगा 4 से 5 स्टेप में, उसको 4 से 5 स्टेप में ही सॉल्व करना होगा। ये देखिए, अभी तक ऐसे आपको कोई नहीं बताता होगा कि लिख के कि कौन से क्वेश्चन को बिना पेन के हल करना है, कौन से क्वेश्चन को ऐसे। मैं आपके लिए सारी चीजें वो चीज करता हूँ जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन आसान होता है। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और यदि आपको लग रहा है कि सच में मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से चीजें सिखा पा रहा हूँ, तो सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर किया करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतनी ही बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार चीजें आपके लिए लाता रहूंगा हमेशा। ठीक है, तो आप ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए, जिससे कि हमारा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। और जब चैनल ग्रो होगा तो फिर थोड़ा सा टीम बनेगी। और जब टीम बनेगी, देखिए अभी क्या होता है, मैं इसीलिए आपकी ज्यादा क्लास नहीं ले पाता, क्योंकि सारे काम मुझे खुद से करना पड़ता है। पीडीएफ भी मुझे ही बनाना है, वीडियो में टाइटल, टैग, थंबनेल, जिससे सब कुछ मुझे ही करना है। अब मुझे पढ़ाना ही है। ठीक है, तो इतने सारे जब काम हो जाते हैं तो पढ़ाने का थोड़ा सा टाइम कम निकल पाता है। तो आप लोग ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए, जिससे कि क्या हो सके कि जो ये पीडीएफ बनाने के लिए है, तो एक एक कोई क्या कहते हैं, हम पीडीएफ बनाने वाले किसी को रख लें, जिससे कि फिर मैं आपकी और ज्यादा से ज्यादा क्लासें ले सकूं। तो प्लीज आपके हमें सपोर्ट की सख्त नीड है। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।